हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्चित शर्मा और आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास से। आइए देखते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा था। हमारा माइक्रोस्पोर क्या होता है? माइक्रोस्पोर हमारा मेल गैमेट होता है। क्या होता है? हमारा मेल गैमेट होता है। और मेल गैमेट जेनेसिस मतलब क्या होता है? जनरेशन मतलब बनना। तो जेनेसिस मतलब जो प्रोसेस ऑफ जनरेशन होता है उसे हम अगर किसी शब्द के आगे जेनेसिस लगा देंगे तो वो उस प्रोसेस को डिनोट करेगा जो किसी चीज़ को फॉर्म कर रहा है। जैसे कि मेल गैमेट का मेरा जो फॉर्मेशन है उसे मैंने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब मेल गैमेट फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मेरा मेल गैमेट है, तो उसी के फॉर्मेशन को जो प्रोसेस हम लेते हैं उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, मतलब हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो हमारा माइक्रोस्पोर डिनोट करता है, मतलब हमारा मेल गैमेट है। और उन्हीं माइक्रोस्पोर को हम किससे बना रहे हैं? फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, मतलब मदर मतलब जन्म देने वाली जननी, मतलब मदर सेल। क्या? मदर सेल, उसको जनरेट करने वाली हमारी पॉलन मदर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर पॉलन मदर सेल से बनते हैं। इसी प्रोसेस को, ठीक है, हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थ्रू मियोसिस। आपने मियोसिस 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डिप्लॉयड सेल्स में होता है, लास्ट में जाके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचते हैं, हाफ डीएनए कंटेंट बचता है ना? ये आपने पढ़ा था। तो वही प्रोसेस जो है मियोसिस का, उसके थ्रू जो पॉलन मदर सेल है हमारी माइक्रोस्पोर्स बना रही है, उसी प्रोसेस को हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। क्या जो मेरी पॉलन मदर सेल है वो क्या अंडरगो मियोसिस, और मेरा क्या बना? माइक्रोस्पोर बन गया। क्या बना? माइक्रोस्पोर बन गया। पॉलन मदर सेल जब मायोसिस करेगी, क्या करेगी? मायोसिस करेगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये बोलूं कि जनरल केस में जो मेरी पॉलन मदर सेल है वो डिप्लॉयड होगी। क्या होगी? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड से क्या मतलब है? मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं मेरी पॉलन मदर के पास, ठीक है। तो जो मियोसिस प्रोडक्ट होता है, जो टेट्राड ऑफ सेल्स बनता है, यानी कि 4 ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, उनकी जो है मतलब मेरे माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी? मतलब कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से, मतलब 2n। अगर मेरी पॉलन मदर सेल है वो मियोसिस करेगी, मेरे माइक्रोस्पोर में जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी? हैप्लॉइड होगी, यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एज द एंथर, एंथर हमने पढ़ा था, ठीक है। एंथर जो था वो जैसे डेवलप करेगा, डायथीकस बाइलोब्ड एंथर था, ठीक है। हर थीका में स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट थे जो कि केपेबल थे पॉलन मदर सेल बनने के आगे जाके। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, देखिए आ गई बात मेरी, स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि क्या है? डिप्लॉयड है। क्या है? डिप्लॉयड है। 2n से डिनोट किया मैंने, डिप्लॉयड। डायप्लॉयड मतलब प्लॉइडी और डाई मतलब 2, तो डायप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब डाई मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, प्लॉइडी हमने n से डिनोट करी। अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मतलब मेरा एक सेल होगा वो पहले मियोसिस 1 करेगा, ठीक है, 2 सेल बनाएगा, और ये फिर जाएंगे मियोसिस 2 में जाएंगे, जिससे ये 4 सेल्स नेट मेरे एक सेल से बन जाते हैं। कितने बनते हैं? 4 सेल्स बन जाते हैं। ये मेरा डिप्लॉयड था, ठीक है। ये भी मेरा डिप्लॉयड होगा क्योंकि रेप्लिकेशन हो जाएगा। और ये मेरे जो बनते हैं ये बनते हैं हैप्लॉइड। क्या बनते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं, ठीक है। तो आगे की बात अपन देखते हैं।
ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, हर सेल मेरे स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, यानी कि मेरा डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कि मेरी हर लोब में प्रेजेंट था, इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज, इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज मतलब गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब एक सेल जो है मेरा, ये स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल है, ये मियोसिस करेगा। मैंने बताया 4 सेल बनते हैं एंड प्रोडक्ट में, तो ये माइक्रोस्पोर का टेट्राड देगा। क्या देगा? टेट्राड देगा। 1 2 3 4, मतलब एक स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसके सेल से मेरा माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है। क्या बनता है? टेट्राड बनता है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन, मतलब इसकी बात की गई है, किसकी? इन सेल्स की बात की गई है। ये जो 4 मेरे टेट्राड बना है उसका हर एक सेल इज अ पोटेंशियल, मतलब केपेबल है किसके? माइक्रोस्पोर मदर सेल के। यानी कि ईच इज अ पोटेंशियल पॉलन और मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर सेल मेरा जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बन सकता है, एक केपेबल पॉलन बन सकता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दी माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म, मतलब जैसे जैसे माइक्रोस्पोर मेरे बनते जाते हैं, आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, मतलब जैसे जैसे मेरे माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेरी माइक्रोस्पोर मदर सेल से टेट्राड बन रहा था, तो वो कैसे? एक क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सेल से बना ये हमारा, ये एक ग्रुप मान लीजिए, क्लस्टर बन गया, ग्रुप ऑफ सेल्स, दी माइक्रोस्पोर टेट्राड। कितने? 4 सेल्स बन गए। कितने? 4 सेल्स। टेट्रा मतलब 4, तो टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है। एज द एंथर मिच्योर, मतलब जैसे जैसे एंथर मिच्योर करते हैं, मतलब डेवलप करे जाते हैं, वो डिहाइड्रेट करते हैं, मतलब उनका पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, डिहाइड्रेट कर जाता है। एंड द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट, मतलब ये जो माइक्रोस्पोर मेरे बने थे ये डिसोसिएट कर जाते हैं एक दूसरे से। मतलब ये समझ लीजिए ये ऐसे ऐसे 4 एक साथ थे ग्रुप में, ये अलग अलग डिसोसिएट करे आएंगे, अलग अलग डिसोसिएट मतलब एसोसिएट मतलब साथ होना, डिसोसिएट मतलब अलग हो जाना। क्या? अलग हो जाना। दी माइक्रोस्पोर जो है मेरे डिसोसिएट करते हैं। क्या? डिसोसिएट करते हैं। अलग होना, फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। जो मेरे माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, जैसे जैसे जो मेरा एंथर है वो मिच्योर करेगा, डेवलप करेगा, ये डिहेसेंस करे आएगा। हमने पढ़ा था ये टूटेगा, जैसे ही ऐसे टूट जाएगा तो मेरे ये ऐसे पॉलन ग्रेन जो है, माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप करने लगते हैं पॉलन ग्रेन में। ठीक है। ये जो है ये एक दूसरे से अलग होके, जब साथ साथ थे तो वो इमेच्योर थे, साथ थे, जैसे ये मैच्योर होगा वो भी डेवलप करने लगेंगे। जैसे ये डेवलप करने लगेंगे तो डेवलप जो है किस में हो जाएगा? मेरा पॉलन ग्रेन में डेवलपमेंट हो जाएगा। किस में? पॉलन ग्रेन में डेवलपमेंट हो जाएगा। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था हमने। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है। और जो कब टूटते हैं? जब डिहिसेंस ऑफ एंथर होता है तो ये रिलीज करे जाते हैं। फिर से एक बार समझाता हूं मैं आपको। एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, मतलब हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग सेल्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है एक मेरा, ये मान लीजिए ये एक मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म। पॉलन ग्रेन हमारा मेल गैमेट। ठीक है। तो वो माइक्रोस्पोर जो बन रहा है
वो जो है वो बहुत बड़ी संख्या में बनता है ना, सेवरल थाउजेंड्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डिहिसेंस ऑफ एंथर। मतलब ये रिलीज कब होते हैं, बन तो गए मेरे पॉलन ग्रेन, अब ये रिलीज कब होंगे, इनका काम कब करेंगे अपना काम, जब एंथर मेरा डिहिसेंस करेगा, मतलब एंथर मेरा टूटेगा, क्या टूटेगा, जब मेरा एंथर मैच्योर हो जाएगा तो डिहिसेंस का प्रोसेस होगा उसमें, और तभी मेरे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। ये देखिए, ये मेरा आपने एंथर का पढ़ा था, देखिए 4 इसमें लोब्स हैं, ऐसे बन था, डायथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, डायथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर था, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 मेरा टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर था। अब इससे जो है हजारों पॉलन ग्रेन बने, देखिए 1 2 3 4, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स दिख रहे हैं आपको, कुछ अभी मैच्योर नहीं हुए, कुछ हो चुके हैं, तो ये अलग अलग हो गए। तो ये मेरे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आपको, ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। और ये मेरा एंथर है, क्या है, एंथर है। ये एक स्ट्रक्चर किस चीज का है, अब मैच्योर डिहिसिस्ड एंथर, मतलब एंथर जो है वो मैच्योर कर गया, उसमें से अब पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, रिलीज कर जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे पॉलन ग्रेन्स थे, ये अब रिलीज कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो वॉल थी वो ब्रेक कर गई। अब मेरे पॉलन ग्रेन का रिलीज होने का समय आ चुका है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन इतनी संख्या में क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो है हमारा फर्टिलाइजेशन जो है वो प्लांट में जब हो रहा है तो वो डायरेक्ट 1 to 1 नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं विंड पॉलिनेशन होता है, यानी कि विंड से फर्टिलाइजेशन होता है विंड की हेल्प से, कहीं पे वाटर की हेल्प से हो रहा है। तो अगर केवल एक ही बनेगा मेरा पॉलन, तो जो पॉलन ग्रेन एक ही बनेगा, तो जब वो जाएगा तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा हुआ कि पॉलन ग्रेन मेरा हवा में जा रहा था, नहीं पहुंच पाया मेरे प्लांट तक, तो अगर एक ही पॉलन ग्रेन होगा तो वो तो मेरा प्लांट जो है वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, मतलब प्लांट की स्पीशीज डेंजर में आ जाएगी, वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। तो इसी कारण से इतने ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन बन गया है कि हिट और मिस अफेयर कहा जाता है, कि शायद ही फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्लांट का रिप्रोडक्शन हो सके। आपने ये सुना होगा कि नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या, नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में। तो स्पर्म्स से हम कह सकते हैं जैसे पॉलन ग्रेन वैसे स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो इसलिए ज़्यादा नंबर में बनाए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन को हम एक तरीके से इंश्योर कर सकें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पॉलन ग्रेन्स को हमारे प्लांट तक नहीं, फीमेल प्लांट तक नहीं पहुंचने देते हैं। कभी कोई एनिमल पॉलिनेटर है मेरा, ठीक है, पानी में कभी हुआ किसी ने पॉलन कंज्यूम कर लिया, किसी एनिमल ने, वो हम सोच रहे थे कि ये पॉलन स्टिक कर गया, अब वो जाएगा फीमेल पार्ट पे जब तो पॉलिनेशन कर आएगा, वो गया ही नहीं, उस एनिमल को कुछ हो गया, वो किसी कहीं और प्लांट पे चला गया। तो इसीलिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स मेरे प्रोड्यूस किए जाते हैं। आइए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन, अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि पॉलन ग्रेन तो हमारा फॉर्म हो गया, अब पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं, मेरा पॉलन ग्रेन क्या है। दी पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स, क्या, मेल गैमेटोफाइट्स, क्या, मेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेट्स नहीं, मेल गैमेटोफाइट्स। ये लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है, प्लीज इसका ध्यान रखें। द पॉलन ग्रेन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये PYQ भी है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें कि ये मेल गैमेटोफाइट को मेरा रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट मेरा क्या है, एम्ब्रियो सैक, क्या है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मेरे मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको, आप एक रिसर्चर हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं आपको कि आप एक रिसर्चर हैं,
ठीक है, अब आपको पॉलन ग्रेन को ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के नीचे। अब आप जो है पॉलन ग्रेन को डायरेक्ट आप अंदर से ऐसे तो देख नहीं सकते, ठीक है। इनके आपको पॉलन बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। आपने हिबिस्कस देखा होगा, उसमें वो येलो येलो डॉट्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे से आपको दिखते हैं, ठीक है। तो वो ही मेरे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब वो इतनी छोटी चीज़ आप नेकेड आइज से अंदर उसके ऑब्जर्व तो कर नहीं सकते, तो हम किसकी चीज़ यूज़ करते हैं, क्या चीज़ हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मेरा माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्पोर को ऑब्जर्व करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ में चला जाता है, माइक्रोमीटर्स बोलते हैं। तो इसलिए छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हमने माइक्रोस्कोप कह दिया, ठीक है। किसकी मदद से करेंगे, माइक्रोस्कोप की। ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, ठीक है। हिबिस्कस के आपने ऐसे एंथर देखे होंगे, ये अलग से आपको दिखता है, ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहते हैं और उसी पे येलोइश कलर के आपने ऐसे ऐसे यहाँ येलोइश कलर के ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है। आपने येलोइश कलर के ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है। आपने ऐसे येलोइश कलर के स्ट्रक्चर देखे होंगे। अगर आपको कलर नहीं दिख रहा तो मैं रेड से उसको मार्क कर देता हूँ, मैं रेड से उसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे आपने छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखे होंगे। अब आप जब उसने अपने हाथ में लेंगे, आप ऐसे उसे डस्ट से हल्का सा ऐसे करेंगे तो वो आपके हाथ में गिर जाएगा, ठीक है। हिबिस्कस को हम चाइना रोज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चाइना रोज भी कहते हैं। और एनी अदर फ्लावर, किसी और भी फ्लावर के ऐसे हम देखते हैं जो मेल पार्ट है उसका, यू वुड फाइंड, यानी कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी सब्सटेंस। मेरे हिबिस्कस में ये मैंने येलो से डिनोट किया था, तो वही येलोइश पाउडरी सब्सटेंस, पाउडर जैसे पाउडर के बहुत छोटे छोटे, टेल्कम पाउडर आप यूज करते होंगे, बहुत छोटा छोटा उसका आप एक पार्टिकल होता है, उसी टाइप के मेरे येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स जो है, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है मेरा, आपके हाथ पे आता है, जो पॉलन ग्रेन होता है एक्चुअल में, ठीक है। अगर आप इनकेस ये मेरा एंथर है, अगर मैं उसे ऐसे हाथ पे भी हल्का सा ऐसे करता हूँ डस्ट, तो मेरे हाथ पे येलोइश सब्सटेंस आएगा, वही येलोइश सब्सटेंस को हमने पॉलन ग्रेन बोल दिया। स्प्रिंकल दीज पॉलन ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक हमने हमारी पानी की बूंद ले ली, ठीक है, एक हमने पानी की बूंद ले ली और उस पे जो है ये मेरा ये येलोइश पाउडरी सब्सटेंस को डाला ऑन अ ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड छोटी सी स्लाइड्स आती हैं, आपने देखी होंगी अपने लैब में स्कूल के, वो रेक्टेंगुलर स्लाइड्स होती हैं, इस टाइप की रेक्टेंगुलर स्लाइड्स होती हैं, ग्लास स्लाइड होती है, ठीक है। उस पे आप उसे स्प्रिंकल कर देंगे, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर हमारे ड्रॉपर से लेंगे और माइक्रोस्पोर के नीचे ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको उसमें स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। क्या स्ट्रक्चर दिखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए इस टाइप के आपको माइक्रोस्पोर के वो माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर ऐसे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे आपको पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर्स इस टाइप के कुछ दिखेंगे। ये इसी का कलर्ड वर्जन है, ये आपके एनसीईआरटी आप दे सकते हैं, एनसीईआरटी में भी ये स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, आपको इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व आप कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरा पॉलन ग्रेन जो है, इसके माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किए गए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। आइए आगे देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। आपने बॉल, क्रिकेट बॉल देखिए, कुछ उसी प्रकार के बहुत छोटे साइज में। अब इसमें किस चीज की बात की गई है, मेरा स्फेयर है, तो स्फेयर का रेडियस होगा और डायामीटर होगा, क्या होगा, रेडियस होगा और डायामीटर होगा। ये मेरा स्फेयर आप मान लीजिए 2D में है अगर, तो हम देख रहे हैं कि ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा और ये पूरा इसका डायामीटर हो जाएगा, क्या, डायामीटर। तो रेडियस की बात नहीं की गई है, डायामीटर की बात की गई है। जो मेरा पॉलन ग्रेन है उसका डायामीटर मुझे कितना मिलता है,
25 to 50 माइक्रोमीटर्स। मैंने कहा था माइक्रोमीटर्स की हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप से देखने के लिए, इसलिए यूज करते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर्स है। माइक्रोमीटर्स कैसे, म्यू, ये मेरा म्यू कहते हैं इसे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपने पढ़ा होगा, वो म्यू अलग है। ये माइक्रोमीटर्स को डिफाइन वो करने के लिए हमने डिनोट करने के लिए ये बना रखा है माइक्रोमीटर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -6 मीटर्स। अब आप देख सकते हैं इतना छोटा सा मेरा पॉलन ग्रेन का तो डायामीटर है। सोचिए रेडियस इसका भी आधा है, क्या है, इसका भी आधा मेरा रेडियस है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पॉलन ग्रेन जो है उसके पास 2 लेयर्ड वॉल होती है। क्या, 2 लेयर्ड वॉल होती है। अब हमारा जो एंथर था उसके पास तो 4 लेयर्स थी। कौन कौन सी थी, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर्स, एंडोथीशियम, टेपेटम। बाहर की 3 लेयर डिहिसेंस में हेल्प करती थी और प्रोटेक्शन में हेल्प करती थी। जो मेरी चौथी लेयर थी, टेपेटम थी, वो स्पोरोजिनस टिश्यू को साथ ही साथ मेरे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को अभी मेरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है, टेपेटम का फंक्शन क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। जो मेरा पॉलन ग्रेन है इसकी 2 लेयर्ड वॉल होती है। अब डेफिनेटली अगर हम 2 की बात करें तो एक आउटर होगी सबसे बाहर, एक इनर होगी। अब यार पॉलन ग्रेन जो है, आप खुद सोचें, अगर आप कोई चीज़, महंगी चीज़ है, आप समझ लीजिए ग्लास है, आपका फ़ोन है, अगर आप उसे कहीं भेज रहे हैं, पोस्ट से भेज रहे हैं, बाय पोस्ट भेज रहे हैं, तो आप उसे ये सोचेंगे कि डैमेज ना हो, मैं ऐसे अच्छे से रैप कर दूं बिल्कुल। अगर आप किसी के लिए मान लीजिए वास भेज रहे हैं, वास आपने समझ गया, आप फूल रखते हैं उसमें, तो वास जैसी कोई कांच की चीज़ भेज रहे हैं, या आप अपनी टीवी को ऑब्जर्व करें तो कितने प्रोटेक्शन के साथ आती है कि पहले नीचे थर्माकोल रखेंगे, ऊपर थर्माकोल रखेंगे, फिर उस पर एक पन्नी चढ़ाएंगे, फिर उसके ऊपर एक डिब्बा होगा, ठीक है, उसे भी बहुत ध्यान से लाया जाता है। एसी में आपने देखा होगा कि वो पहले एक पन्नी में होगा, उसके ऊपर थर्माकोल, उसको लकड़ी से फिर वो करके उसको डिब्बे में डाला जाता है। तो इसका क्यों करते हैं हम, इसे हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो आप ये नहीं सोचिए कि जो मेरा पॉलन ग्रेन है वो तो यार कितने सारी चीज़ों से डील कर रहा है, हवा तेज चल रही है, ज़मीन पे एकदम से गिर गया, पानी में जा रहा है, जानवरों के साथ है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या आप ये नहीं समझ सकते कि उसकी वॉल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वॉल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मेरी आउटर लेयर जो है वो हार्ड आउटर लेयर है, कॉल्ड दी एक्साइन। एक्साइन, एक्स मतलब बाहर, समझ सकते हैं आप, एक्स, ठीक है। तो एक्स आइन, आपकी एक्स नहीं, एक्साइन की बात की गई है, बाहर वाली एक्स, ठीक है। जो बाहर वाला पार्ट एक्साइन, ठीक है, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। क्या, स्पोरोपोलिनिन, किसकी बात की गई है, स्पोरोपोलिनिन। किसकी बनी है मेरी एक्साइन, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। पोलिन, ठीक है, पोलिन से आप याद रख सकते हैं जो बाहर वाली वॉल है वो स्पोरोपोलिनिन है। which is one of the most resistant organic material known। क्या है, which is one of the most resistant material known। स्पोरोपोलिनिन क्या है, one of the most resistant organic material known। organic material known, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए मैं बताता हूं आपको। स्पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड, मतलब कंडीशन को झेल सकती है, झेलने की ताकत, वो विथस्टैंड कर सकती है हाई टेम्परेचर्स। क्या कर सकती है, हाई टेम्परेचर, यानी कि अधिक मात्रा का टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल आपका टेम्परेचर क्या है, आप मान लीजिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर 40-50 डिग्री सेल्सियस, बट ये जो है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स भी विथस्टैंड कर सकती है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, HCl आप अपनी, अगर आपकी खाल पे थोड़ा सा भी HCl गिर जाए, गिरा के नहीं देखना है आपको, ठीक है, ये कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो उससे आपकी खाल तुरंत जल जाती है। खाल क्या, आप कोई भी कपड़े पे तक पे डालें तो वो कपड़ा पूरा जल जाता है। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी जो है विथस्टैंड कर सकती है। और एल्कली, एल्कली से क्या मतलब है मेरा,
बेस, क्या बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपने HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलता है NaOH, क्या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उस टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली को और हाई टेम्परेचर को ये विथस्टैंड कर सकती है। इस पे स्टेटमेंट बन सकता है, क्या स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, नो एंजाइम, देखिए ये एक्सेप्शन वाली चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन, मतलब ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई हम एंजाइम का यूज करते हैं, जैसे कि काइटिन की वॉल बनी है अगर हमारी फंगस की, जो फंगाई जो हमारे वो प्लांट वो किंगडम होता है हमारा, उसके लिए हम काइटिनेज यूज करते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी में 12th में पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं आपको, वहां पे रिवाइज हो जाएगा। बैक्टीरिया के लिए आप क्या यूज करते हैं, बैक्टीरिया के लिए उसकी वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम लाइज यूज करते हैं। ठीक है, काइटिनेज यूज करते हैं हम फंगस के लिए। प्लांट के लिए प्लांट की सेल्यूलोज की वॉल होती है और पेक्टिन की वॉल होती है, ठीक है, तो सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज यूज करा जाता है। तो ये सेल वॉल डाइजेस्ट कौन करता है, इस पे जरूर क्वेश्चन आ सकता है, मैच द कॉलम बन सकता है, इसका ध्यान रखें। ये आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको रिवाइज कर दिया। तो नो एंजाइम मतलब कोई ऐसा एंजाइम है नहीं जो कि मेरे ऑर्गेनिक जो स्पोरोपोलिन मटेरियल है इसको डाइजेस्ट कर सके, मतलब इसको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम अभी नहीं बना है, कोई मतलब ऐसा हम जानते नहीं है, अगर कहीं होगा भी अभी हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। तो नो एंजाइम, नो सच एंजाइम इज प्रेजेंट विच कैन डिग्रेड दिस स्पोरोपोलिन विच इज प्रेजेंट इन द एक्साइन लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन, ठीक है, ऑफ द पॉलन ग्रेन। अब क्या ये स्पोरोपोलिन पूरे पॉलन ग्रेन पे प्रेजेंट होती है, तो इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब है नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपको देखो बताता हूं। पॉलन ग्रेन्स एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, अपर्चर मतलब छोटा सा कोई आप एक छेद होल कह सकते हैं या फिर डिप्रेशन कह सकते हैं। अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स, यानी कि पोर मतलब पोर, आपकी स्किन पे ही पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं, तो जर्म पोर्स, जर्म जर्मिनल जन्म देने, जर्मिनल, ठीक है, जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। अब भैया स्पोरोपोलिन पूरी एक्साइन पे प्रेजेंट नहीं है, कहाँ एब्सेंट है स्पोरोपोलिन, जर्म पोर्स पे। अब ये क्या करेगा, तो मेरे जो जर्म पोर्स हैं, जब आप आगे डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पढ़ेंगे, तो पॉलन ट्यूब बनता है, क्या पॉलन ट्यूब बनता है। तो मेरा जर्म पोर इसलिए एब्सेंट होता है ताकि जो स्पोरोपोलिन जो है जर्म पोर में स्पोरोपोलिन इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो इतनी हार्ड लेयर है, इतनी प्रिजर्व लेयर है कि अगर वो पूरे उस पर प्रेजेंट होगी तो मेरा पॉलन ट्यूब जो है उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, मेरी न्यूक्लियस है, वो तो कहीं बाहर जा ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मेरा जर्म पोर एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है। उसी कारण से मेरा हेल्प इन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, helps in इसका फंक्शन क्या होता है, स्पोरोपोलिन क्यों एब्सेंट होती है, तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसलिए पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड, मतलब हमने बात की गई थी कि वो जो है उसको प्रोटेक्शन देती है, तो इसीलिए प्रिजर्व मतलब बचे रहना। एज फॉसिल, फॉसिल आप जानते होंगे हार्ड रिमेन्स ऑफ पार्ट्स, तो वैसे ही ये सेडिमेंट उसमें रॉक्स में पाए जाते हैं। तो वो फॉसिल जो है, जो मेरी फॉसिल है, तो मेरे पॉलन ग्रेन भी फॉसिल की तरह
प्रिजर्व्ड रह सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन को जब कोई चीज़ डिग्रेड ही नहीं कर सकती, हाई टेम्परेचर, हाई एसिड्स और एल्कली कंडीशंस जो हैं वो भी वो विथस्टैंड कर पा रही है, कोई एंजाइम नहीं बना है उसे डिग्रेड करने वाला, तो भैया अगर वो पत्थर में डली है, कहीं नीचे हमारी ज़मीन के चली गई है, तो वो तो प्रिजर्व रह सकती है ना फॉसिल की तरह। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs। मतलब जो मेरी एक्साइन है इसी स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस के कारण बहुत सुंदर पैटर्न्स और डिज़ाइन जो है वो भी दिखाती है। क्या? एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब पसंद आने वाला, अति सुंदर एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। वेरी ब्यूटीफुल एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस मतलब मेरे बहुत सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व होते हैं, कुछ अलग स्ट्रक्चर्स, जैसे ये देखिए आप, ये कहीं ना कहीं मैं पोलन, ये स्ट्रक्चर है, तो देखिए ये इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना दिया, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर, तो मेरे पोलन कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत सुंदर पैटर्न्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसा आपको वो कैक्टस वाली बॉल आती है, मतलब ऐसे कांटे कांटे वाली बॉल आपने बचपन में खेली होगी, उसमें लाइट जलती थी, तो वो जो है मेरी पोलन ग्रेन भी लाइट जलने वाली बॉल जैसा दिख रहा है। ठीक है, वो किस कारण से? वो है मेरी इसी एक्साइन, मेरी स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस के कारण। क्या है? मेरी स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस के कारण। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। आउटर वॉल की हमने बात कर ली, इनर वॉल की बात करते हैं। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर, बाहर वाली लेयर, वो हो गई मेरी एक्साइन। इनर वाली एन ई आर हटा दीजिए, इन से मैंने इंटाइन ले लिया, इज कॉल्ड इंटाइन, इज कॉल्ड इंटाइन। अब इन जो है, इन आप शब्द कैसे, इन जो है थिन में भी आ गया, तो मतलब मेरी इंटाइन है, इनर लेयर, थिन लेयर है, ठीक है, कंटिन्यूअस लेयर है, इसमें भी इन आ गया, इसमें भी इन आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इंटाइन के बारे में बता दीजिए, मुझे इंटाइन के बारे में बता दो सर, तो मैं आपको क्या बताऊंगा? इनर लेयर है पहला, इन आ गया। क्या है? इनर लेयर है पहला, इन आ गया। दूसरा थिन लेयर है, क्या है? थिन लेयर है दूसरा, इन भी आ गया, दूसरा इन भी आ गया। तीसरे इन की बात की जाए तो कॉन्टिन्यूअस, क्या है? कॉन्टिन्यूअस, तीसरा इन भी आ ही गया भैया, तो तीसरा इन भी आ ही गया। तो मेरे इंटाइन से हम 3 इन्स याद रख सकते हैं। क्या इन्स हैं? कोई प्रॉपर्टी पूछ लो भैया इंटाइन की, इनर लेयर है, थिन लेयर है और कॉन्टिन्यूअस लेयर है। अब किस चीज की बनी है? किस चीज की बनी है? इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अरे सेल्यूलोज तो आप जान ही गए, आपकी प्लांट की सेल वॉल बनी होती है, इससे प्लांट सेल्स की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, ये तो बचपन से याद है हमें। एंड पैक्टिन, बचपन से पढ़ रहा हूं भैया, सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है, तो मेरी इंटाइन जो है वो भी सेल्यूलोज की बनी है। अब एक और इन आ गया, क्या आ गया? एक और इन आ गया, पैक्टिन की भी बनी है। किसकी? पैक्टिन की भी बनी है मेरी इंटाइन। क्या? चौथा इन क्या आ गया? पैक्टिन आ गया। चौथा इन क्या आ गया? मेरा पैक्टिन आ गया। तो शब्द में ही शब्द मिले हैं। इंटाइन इनर लेयर, इंटाइन थिन लेयर, इंटाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस लेयर, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। चौथा इन भी आ गया। तो क्या मैं बोल दूं कि 3 इन की जगह मैं 4 इन लिख दूं तो कोई बुराई नहीं होगी? अगर मैं 3 इन की जगह 4 इन लिख दूं तो भी कोई बुराई नहीं होगी। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे बाहर वाली मेरी एक्साइन, देखिए ये मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, वो आपकी कैक्टस वाली बॉल थी लाइट वाली, तो ये हमारे स्पाइंस टाइप के स्ट्रक्चर निकले हैं। ये हमारी
क्या है, एक्साइन है, हमारी सुंदर सी एक्साइन है। अब देखो ये स्पोरोपोलिनिन आ रहा है मेरा, ये तो स्पोरोपोलिनिन यहाँ एब्सेंट हो गया, क्या एब्सेंट हो गया, तो मेरा क्या है, ये मेरा जर्म पोर बन गया, क्या जर्म पोर बन गया। उसके बाद मेरी इनर वॉल आई, 4 इंच होते हैं, इंटाइन से आ गई, क्या इंटाइन आ गई। अब उसके अंदर की बात की जाए, किसके, उसके अंदर की बात की जाए। अब भैया ये तो पूरा साइटोप्लाज्म दिख रहा है, एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन दी cell is known as cytoplasm. What it is known as? Cytoplasm. It is present in both eukaryotic and prokaryotic cells. What the semi-fluid matrix present in the cell is known as the cytoplasm. All the cellular activities essential for life occurs in the cytoplasm in both plants and animal cells. Both plant cell and animal cell. आपकी NCERT क्लास 11th 8th चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की लाइंस हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सारी सेलुलर एक्टिविटीज जो एसेंशियल हैं लाइफ के लिए, सेल के लिविंग के लिए, आर occurring in the cytoplasm, ठीक है, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। उसी की बात की गई है, दी साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन। भैया सेल है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है मैं बोल दूं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ दी सेल ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है उसे कौन कवर करता है, कौन सराउंड करता है, मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई, ठीक है। अब उसके अंदर 2 प्रकार के सेल प्रेजेंट है। कौन से सेल? पहला है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब मेरा ये जो बड़ा वाला सेल है इसको मैंने बोल दिया कि ये वेजिटेटिव सेल है, और जो छोटा सा ये सेल दिख रहा है मुझे स्पिंडल शेप टाइप का, जैसा चपटा सा थोड़ा सॉसर बॉल टाइप का, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। और ये पूरा सेल मेरा जनरेटिव सेल है। क्या है? जनरेटिव, जनरेशन करने वाला, क्या जनरेट करने वाला मेरा जनरेटिव सेल है। मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ आगे जाके जनरेट करेगा, कुछ बनाएगा, ठीक है। तो कमर की कुर्सी बांधे रखें, कमर पे अपनी सांसें थामे रखें, जनरेटिव सेल का फंक्शन आगे पढ़ेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए। अपनी पेटी बांधे रखिए, आइए आगे देखते हैं। मैच्योर पॉलन ग्रेन की बात की गई है। किसकी? मैच्योर पॉलन ग्रेन की बात की गई है। कंटेन्स 2 सेल्स। कौन से 2 सेल की बात की गई थी? पहला है मेरा वेजिटेटिव सेल, दूसरा है मेरा जनरेटिव सेल। भैया कुछ तो जनरेट करेगा, जनरेटिव सेल हो गया, कुछ तो जनरेट करेगा, जनरेटिव सेल हो गया। दी वेजिटेटिव सेल, मतलब पहले वेजिटेटिव सेल की बात की जाए। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, मतलब बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा। सारा मतलब बहुत ज्यादा है ना, कहीं और दिमाग ना जाए। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, मतलब खाने की बहुत मात्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है। किसमें? मेरे वेजिटेटिव सेल में। मतलब कहीं ना कहीं ये खाना प्रोवाइड कर रहा है मेरे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, मतलब फंक्शन को कौन कंट्रोल करेगा वेजिटेटिव सेल के? एक लार्ज, क्या? एक लार्ज इरेगुलरली शेप्ड मेरी न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल की। क्या है? वेजिटेटिव सेल की एक न्यूक्लियस है जो कि बड़ी है, इरेगुलरली शेप्ड है,
वो मेरे वेजिटेटिव सेल की न्यूक्लियस है जो कि उसके फंक्शन कंट्रोल करेगी, है ना। और उसमें अबंडेंट फ्रूट रिजर्व है, तो कहीं ना कहीं उसका फंक्शन खाने से रिलेटेड है। डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन है, अंदर जो गैमेट्स डेवलप करेंगे उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। मतलब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, मेरे ये जो पॉलन ग्रेन है इसको कौन खाना प्रोवाइड करेगा? वेजिटेटिव सेल। अब भैया बात करते हैं जनरेटिव सेल की। कहा था अपनी जो है कुर्सी की पेटी बांधे रखें, सांसें थामे रखें, जनरेटिव सेल की बात करेंगे। आ गई भैया जनरेटिव सेल की बात। क्या है? इज स्मॉल। अगर एक बड़ा है तो भैया दूसरे को तो छोटा होना ही पड़ेगा। एक म्यान में दो ही तलवार नहीं रह सकती, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। अब जब छोटा है तो वेजिटेटिव सेल उसे शरण दे देगा। फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। साइटोप्लाज्म जो है मेरे वेजिटेटिव सेल का, उसमें फ्लोट करता है, इतना छोटा है। इट इज स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड, आपने स्पिंडल शेप्ड मसल भी पढ़ी होगी, स्मूथ मसल। कुछ इस प्रकार का शेप होता है, स्पिंडल शेप। ठीक है, क्या होता है? स्पिंडल शेप कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, विद डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब बहुत सारा उसमें अंदर डेंस, मतलब बहुत सारा पैक्ड डेंस साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। मतलब न्यूक्लियस मेरी दोनों के पास प्रेजेंट है। ठीक है, अबंडेंट फूड रिजर्व वेजिटेटिव सेल के पास है। ठीक है, लेकिन डेंस साइटोप्लाज्म जनरेटिव सेल के पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात करते हैं। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, स्टेटमेंट बन सकता है। इन ओवर 60%, यानी कि 60% एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की गई है। पॉलन ग्रेन्स आर शेड, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कब, जो मेरा एंथर है वो डिसेंस करता है, तो मतलब मेरे पॉलन ग्रेन्स जब निकलते हैं उससे, उसको प्रोसेस को शेडिंग कहते हैं। एट दिस टू सेल स्टेज, टू सेल मतलब पहला वेजिटेटिव सेल है, दूसरा जनरेटिव सेल है। पहला मेरा वेजिटेटिव सेल है, दूसरा मेरा जनरेटिव सेल है। इस स्टेज पे ही पॉलन ग्रेन्स की शेडिंग होती है। इन द रिमेनिंग स्पीशीज, यानी कि 40%, 100 में से 60 गया, काफी कठिन मैथ्स है, 40% बचा। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स, मतलब जो जनरेटिव सेल है, कहा था जनरेट करेगा कुछ ना कुछ, आगे कुछ ना कुछ तो बनाएगा। क्या बनाएगा देखते हैं। डिवाइड्स माइटोटिकली, माइटोटिकली। स्पोरोजिनस टिश्यू ने क्या किया था? मियोसिस किया था। जनरेटिव सेल क्या करेगा? अरे वो छोटा सा सेल है यार, क्या मियोसिस कर पाएगा? हमने बोला तू माइटोसिस ही कर ले, तो वो माइटोसिस करता है। क्या? अब माइटोसिस में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड जो डीएनए है वो मेरा सेम रहता है पेरेंट सेल के और बाकी दोनों सेल्स में। मतलब अगर जनरेटिव सेल को मैं 2n बोल दूं तो मेरे मेल गैमेट्स जो हैं वो भी क्या होंगे? 2n होंगे, मगर मेरा जो ये है सेल, ये 2n थोड़ी होता है। जनरेटिव सेल मेरा हैप्लॉइड होता है, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मियोसिस का प्रोडक्ट है मेरा पॉलन ग्रेन। तो जनरेटिव सेल कहीं ना कहीं जो है हैप्लॉइड होगा, तो वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। अब मेल गैमेट बन गए तो क्या मैं बोल दूं ये भी हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि माइटोसिस हुआ है। गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स। अब भाई पहले 2 सेल का स्ट्रक्चर था, 2 में से एक तो इंटैक्ट है, एक ने 2 सेल्स बना लिए, उसने +1+1 बना लिया। क्या? +1+1 बना लिया। तो क्या मैं बोल दूं टोटल सेल कितने हो गए? टोटल सेल हो गए मेरे 3। टोटल कितने हो गए? 3 सेल्स हो गए। अब तो यानी कि 60% में 2 सेल स्टेज पे जो है शेडिंग होती है, और जो 40% बचे हुए हैं उनमें 3 सेल स्टेज। ये कौन सी हो गई मेरी?
3 सेल्ड स्टेज हो गई। कौन सी हो गई? 3 सेल्ड स्टेज पे शेडिंग हो रही है। अब ये देखते हैं कैसे पॉलन ग्रेन एक हमारा डेवलप करता हुआ हमें दिख रहा है। देखिए ये आपने साइटोप्लाज्म है मेरा, ये मेरा सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये मेरी न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। अब ये वैक्यूल पता है आपको? वैक्यूल बनते हैं प्लांट सेल में, कभी कभी 90% ऑफ द वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। ये जो है ये एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक है साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर, पर एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 2 वैक्यूल्स ऐसे बने। अब एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है। हमारे जो नॉर्मल माइटोसिस है उसमें एक स्पिंडल यहाँ बनेगा, वो ऐसे ऐसे फाइबर्स देगा, एक ऐसे ऐसे बनता है। यहाँ हमारे क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइंड होते हैं। कहीं ना कहीं आपने स्ट्रक्चर 11th में पढ़ा है सेल साइकिल एंड डिवीजन में। तो ऐसा एक एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, और ऐसे एक डिवीजन होता है जिसमें कि हमें ये हमारा मिला जिसकी इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है, और ये हमारा स्पिंडल शेप बेचारा छोटा सा सेल मिल गया। तो वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल मेरा बन गया। क्या? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल मेरा बन गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाती है मेरे पॉलन ग्रेन की, आगे क्या बात कही गई है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज मतलब हर ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा वो एरिया और अमाउंट में प्रेजेंट है। डोमिनेटिंग वो है हमारा अभी क्लास जो है डोमिनेट कर रही है, कौन सी है? एंजियोस्पर्म। सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन। क्या है? ब्रोंकाई होते हैं, यहाँ पे आपके ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई है, ठीक है। तो वो जो है उसकी सीवियर एलर्जीज क्या है? एक बहुत ज़्यादा एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज एलर्जी। क्या? एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज एलर्जी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है। कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल, मतलब कुछ लोगों में जो मेरे पॉलन ग्रेन्स हैं, आपने देखे होंगे पॉलन ग्रेन्स वाइट कलर के कभी कभी स्ट्रक्चर्स आपके घर में आ जाते हैं। आप कहीं नीचे घूम रहे हो अपने लॉन में या कहीं गार्डन में जाते हैं तो वाइट से छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख जाते हैं। तो क्या वो पॉलन ग्रेन्स ही होते हैं? आपने देखा होगा उसमें ऐसे छोटे छोटे स्पाइन टाइप के निकले रहते हैं। तो कहीं वो पॉलन ग्रेन ही तो नहीं? सही पहचाना, वो पॉलन ग्रेन ही है। तो उसी टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स मेरे जो हैं वो ऐसे हवा में रहते हैं, तो कुछ कारण से जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब आपने हिबिस्कस जो है उसका पॉलन ग्रेन लिया, उसे नाक से सूंघ लिया, तो वो अंदर जाके आपको कहीं ना कहीं आपको छींक आएगी, एलर्जी भी हो सकती है। तो सीवियर एलर्जी मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस एलर्जी, और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस मतलब ब्रोंकाई में जो इन्फेक्शन होती हैं, अस्थमा टाइप की कुछ चीज़ें हो जाती हैं, छींक आना, आंखों से आंसू आना, आंखों में रेडनेस आ जाना, कंटिन्यूस स्नीजिंग हो रही है, ठीक है। तो वही इसी टाइप की कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज देखने मिलते हैं कुछ स्पीशीज़ के, हर नॉट एवरी स्पीशीज़ बट ऑफ मैनी स्पीशीज़, नॉट एवरी बट मैनी, नॉट एवरी। अगर एक शब्द में ही चेंज कर दिया तो ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नॉट एवरी, मैनी स्पीशीज, ठीक है। इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब इसका क्या इफेक्ट होता है? क्या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, जो हम सांस ले रहे हैं, हमारा नेजल चैम्बर है, ऐसी कुछ इसकी डिजीजेज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं एज़मा। क्या? एज़मा। आपने अस्थमा सुना होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन एज़मा होता है। तो एज़मा जो है वो भी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस आ गया किसी चीज़ में मतलब इन्फ्लामेशन। अर्थराइटिस, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, आर्थ्रोपोडा से वो
आर्थ्रोस जॉइंट, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट थे तो वो आर्थ्रोपोडा थे। अर्थराइटिस, आइटिस आ गया मतलब जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन अर्थराइटिस। ब्रोंकाई जो है उसका इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाइटिस। क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मेरा ये ब्रोंकाइटिस कहलाता है। इट मे बी मेंशन्ड, मेंशन करते हैं हम क्या, कुछ एक पॉइंट है कि पार्थेनियम या कैरेट ग्रास। पार्थेनियम आपने शायद नहीं सुना हो या शायद सुना भी हो। पार्थेनियम या कैरेट ग्रास कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कैरेट ग्रास कहते हैं। कुछ इस प्रकार की होती है। क्या? कुछ इस प्रकार की होती है। ये हमारा इंपोर्टेड वीट आया था, जो वीट गेहूं जो था, जब वो आया था जिससे आटा बनता है, जब इंडिया में आया तो कंटेमिनेंट मतलब कंटेमिनेटेड वाटर आपने सुना होगा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पल्यूट हो चुका है, ठीक है। तो कंटेमिनेटेड इंपोर्टेड वीट के साथ हमारा पार्थेनियम आ गया था। कहीं थोड़ा कुछ पॉलन एक आ गया था या सीड आ गई थी उसकी, तो ये जो है ये मेरे इंपोर्टेड वीट के साथ आ गई थी। एंड हैज बिकम यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस इन अक्रेंस एंड कॉजेस पॉलन एलर्जी। क्या? सबसे पहली चीज तो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास है, वो इंपोर्टेड वीट के साथ आई थी, एज अ कंटेमिनेंट आई थी, और जो है वो पॉलन एलर्जी कॉज करती है। पॉलन एलर्जी से क्या क्या हो सकता है? ब्रोंकाइटिस या एज्मा जो है उसके क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि मेरी पॉलन एलर्जी कॉज कर सकती है। अब बात करते हैं यूबिक्यूटस शब्द का मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। यूबिक्यूटस मतलब प्रेजेंट, मतलब कहीं पे होना, या अपीयरिंग कहीं पे दिखना, और फाउंड एवरीवेयर। कॉस्मोपोलाइटन पढ़ा था आपने फंगस के बारे में कि फंगस आ कॉस्मोपोलाइटन, मतलब हर जगह पाई जाती है, ऑलमोस्ट एवरी एनवायरनमेंट। यूबिक्यूटस मतलब ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में वो इंपोर्टेड वीट के साथ आई थी। कितना ही वीट होगा उसके साथ आई थी। अब वो हर जगह कहीं ना कहीं पाई जा रही है इंडिया में, जस्ट ऐसे ही ग्रो करती है। आई कैसे थी? इंपोर्टेड वीट के साथ आई थी, और अब तो हर जगह है। जैसे कि आए बिजनेस करने थे, हमारे जो ब्रिटिशर्स थे आए तो बिजनेस करने थे और पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था। उसी टाइप से आप समझ लें कि जो मेरा पार्थेनियम था आया तो गलती से था, अब हर जगह पाया जाता है, हर जगह फैल गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पॉलन ग्रेन की बुराई तो कर ली है ना, पर हर चीज जिसके साथ कुछ ना कुछ बुराई होती है उसके साथ कुछ अच्छाई भी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन की अब थोड़ी सी तारीफ करते हैं, उसकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्या? न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, मतलब क्या? ये हार्मोन जो है हमारा वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, मगर पॉलन ग्रेन्स जो है मेरे ये न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं वेजिटेटिव सेल जो है अबंडेंट फूड रिजर्व है, तो कुछ ना कुछ उसमें थोड़े बहुत सेल्स होंगे, कुछ प्रोटीन भी पाया जाता है क्योंकि पॉलन ट्यूब बनता है तो तब वही नरिश करता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो न्यूट्रिएंट में रिच होना उसका जायज़ है। क्या है? जायज़ है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर, मतलब कुछ ही सालों से, अभी पिछले कुछ सालों में पॉलन को हम फूड सप्लीमेंट की तरह पॉलन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट, मतलब फूड खाना खाने की जगह हम कुछ खा लें तो क्या खा लें? पॉलन टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, वो खा सकते हैं। वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देगी। इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इनकेस कभी स्टेटमेंट आ जाता है। वैसे इस पे आने के चांसेस कम है, पर आने को कुछ भी आ सकता है, तो किसी चीज़ को इग्नोर ना ही करें तो बेहतर है। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन प्रोडक्ट्स जो है बहुत सारे उसके हम पॉलन प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। हमने पॉलन टैबलेट की बात की थी। एंड सिरप्स,
सिरप्स आपने पी होगी, बच्चे जब आप थे छोटे थे, अब तो आप टैबलेट्स खा लेते हैं, पहले आप जब छोटे तो आपको सिरप्स दी जाती थी, तो उसी फॉर्म में टैबलेट्स और सिरप्स दोनों फॉर्म में वेस्टर्न कंट्रीज़ में मार्केट में वो पॉलन जो है हमारे पाए जाते हैं। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. The dark horses. Dark horses means the one which can actually win. लंगड़ा घोड़ा तो सुना होगा, जो हमारे अच्छे घोड़े होते हैं वो जो है उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकती है। जो मान लीजिए थोड़ा सा ही पीछे है जो बेस्ट घोड़ा है उससे, तो क्या कहीं ना कहीं हमारा जो पॉलन जो है, पॉलन कंजम्पशन, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकता है। साथ ही साथ एथलीट्स जो होते हैं, बहुत प्रकार के जो हमारे गेम्स होते हैं, कुछ होते हैं, एथलीट्स जो हमारे हैं उनकी भी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकता है। क्यों? जो मेन उसके पीछे का रीज़न है वो यही है कि ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। किसमें? न्यूट्रिएंट्स में मेरे रिच होते हैं। किसमें? न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन रिच होते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पॉलन जो हमारा टैबलेट्स बोला हमने, तो इसका कुछ बी पॉलन जो होता है, यानी कि मधुमक्खी, ये भी एक इंसेक्ट है हमारा, और ये जगह जगह बैठती है फ्लावर्स पे, आपने देखा हो, नेक्टर सक करती है, फिर उससे हनी बनाती है। ठीक है, वो रीगर्टिनेशन एंड इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट टॉपिक है बात करने का। तो बी जो है वो पॉलन भी इकट्ठा करती है, और बी के पास एक पॉलन सैक, पॉलन बैग होता है उसके पास, छोटा सा उसके पैर पे स्ट्रक्चर होता है, इसमें वो पॉलन कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो बी पॉलन जो है ये भी पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में यूज होती हैं, खाने के लिए एज ए सप्लीमेंट्स यूज होती हैं। ठीक है, 3 times टू कॉम्बैट अ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो बी पॉलन जो है बहुत ज़्यादा फास्टली एक्ट करती है, कुछ एलर्जीज और इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करती है। देखिए, कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन कॉज कर रहा है और कहीं ना कहीं ठीक भी कर रहा है। ठीक है, तो ये फ़ायदा करती है। अब ये स्ट्रक्चर जो है आप चाहें तो देखें, चाहे तो ना देखें, इससे कभी पूछेगा नहीं कि उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने प्रोटीन है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने लगा दिया कि इसमें विटामिन्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं। कहीं हमारे जो है प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से ही बनते हैं। ठीक है, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर्स जो होती है वो कैरोटिनॉइड्स हो गए, मिनरल्स हो गए, पॉलीफिनॉल्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ऑलमोस्ट सारे जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पॉलन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। बी पॉलन में हो गए। ये टैबलेट्स देख सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म है थोड़ा, तो जो है वो बी जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो न्यूट्रिएंट में रिच है और इसीलिए वो परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।